वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम पढ़ रहे हैं पीपीटी के माध्यम से कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत, और आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं पाठ 9 चिड़िया की बच्ची। इस पाठ का हम अध्ययन कर चुके हैं और आज की वीडियो में इसके अभ्यास प्रश्न हम हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, किन बातों से ज्ञात होता है कि सेठ माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था, संपन्न होते हुए भी सुखी नहीं था। देखिए कुछ बातें हैं जो ये स्पष्ट करती है। माधवदास की संगमरमर की बड़ी कोठी, उसमें भरा खूब सोना चांदी, रहीसी ठाट बाट यानी रहीसों के समान रहने वाला महल में अनेक दास दासियां, ये सारी बातें माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा हुआ स्पष्ट करती है, भरा हुआ बताती है। इसके साथ ही उसका ये सोचना कि सब कुछ होते हुए भी उसके जीवन में खालीपन है, पूरी कोठी में उसका अकेला रहना, चिड़िया को अपनी बगीचे में रहने के लिए मजबूर करना, तू यहीं रह मत जा, जिससे वह उस सुंदर चिड़िया की बच्ची को बार बार देख सके और अपना मन बहला सके, उसका सहारा पाकर अपना अकेलापन दूर कर सके, अपना अकेलापन काट सके। इन सब बातों से पता चलता है कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी उसका मन सुखी नहीं था, वह उदास रहता था, उसके पास खालीपन था, जिससे वह चिड़िया की बच्ची को अपने पास रखकर अपने खालीपन को दूर करने का प्रयास करता है। देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है, देखिए, माधवदास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। क्या उसके मन में कोई स्वार्थ नहीं था? तो नहीं, उसके मन में स्वार्थ था। क्या स्वार्थ था? देखिए, माधवदास हर तरह से सुखी था, लेकिन वह अपनी कोठी में, अपने बंगले में अकेला रहने के कारण उदास रहता था। इसलिए वह चाहता था कि चिड़िया की सुंदर बच्ची उसके बगीचे में रह जाए, जिसके लिए वह उसे अनेक प्रलोभन देता है, अनेक प्रकार के लालच देता है। प्रलोभन यानी लालच। इस दृष्टि से वह उसे बार बार कहता है कि बगीचा तुम्हारा ही है, तुम यहीं रह जाओ। माधवदास यह बात निस्वार्थ भाव से नहीं कह रहा था, उसे स्वार्थ था कि वह यहाँ रहे और मेरा मन बहलाए। वह वास्तव में अपनी मोहक बातों में, मोहक यानी मोह लेने वाली बातों में फंसाकर अपने नौकर द्वारा पिंजरे में कैद करवाना चाहता था उस छोटी सी चिड़िया की बच्ची को, जिससे हमेशा के लिए वह उसके पास रह जाए और उसकी उदास जिंदगी में फिर रौनक आ जाए, फिर उसकी जिंदगी में रंग भर जाए, फिर उसकी जिंदगी में संगीत गूंजने लगे। इसलिए वह क्या करना चाहता था, उस चिड़िया की बच्ची को कैद करना चाहता था। तो निस्वार्थ तो था ही नहीं, ऐसा नहीं था कि उसके मन में कुछ नहीं है और केवल निस्वार्थ भाव से वह सेवा करना चाहता हो, तो ऐसा उसके मन में नहीं था। अब देखिए तीसरा प्रश्न। माधवदास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को महत्व नहीं दे रही थी, और दूसरी तरफ माधवदास की नजर में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। माधवदास और चिड़िया के मनोभावों में अंतर क्या क्या थे, क्या क्या अंतर थे? दोनों की सोच विचार में, मनोभाव यानी सोच विचार में, दोनों की सोच विचार में क्या अंतर थे? अपने शब्दों में लिखिए, आप स्वयं लिखेंगे और देखिए क्या अंतर थे। माधवदास के बार बार समझाने पर और लालच देने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी, क्योंकि वह अपना स्वच्छंद यानी अपने मन के अनुसार जीवन बिताना चाहती थी और अपनी माँ के पास ही रहना चाहती थी। जीवन में स्वच्छंदता और माँ की गोद ही उसके लिए सबसे बड़ा सुख था। उन सब सुख सुविधाओं के बदले में क्या स्वच्छंद जीवन जीना और माँ की गोद में रहना, बस उन सब सुख सुविधाओं से बड़ा सुख ये था। दूसरी तरफ माधवदास की नजर में चिड़िया की जिद का कोई महत्व नहीं था। वह तो अपने बगीचे की शोभा बढ़ाने हेतु, अपने मन की उदासी दूर करने के लिए चिड़िया को पकड़वाना चाहता था, चिड़िया को कैद करना चाहता था, और वह कह रहा था कि चिड़िया तू माँ के पास जाकर क्या करेगी, जबकि उसके लिए तो अपनी माँ ही सब कुछ थी। माँ के पास जाना ही सबसे बड़ा सुख था। फिर देखिए चौथा प्रश्न। कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भागकर निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा?
आपको कैसा लगा ये आपको लिखना है, 40-50 या इससे कुछ अधिक शब्दों में आपको अपनी प्रतिक्रिया लिखनी है। आपको कैसा लगा? देखिए, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भागकर निकलने की बात पढ़कर अच्छा लगा कि चिड़िया क्या हुआ, नहीं तो कैद हो जाती। अच्छा हुआ कि वह भाग गई वहां से, क्योंकि माधवदास उसे अपने जाल में फंसाने के लिए अनेक प्रकार के प्रलोभन लालच दे रहा था और नौकर के द्वारा पकड़वाकर उसे सोने के पिंजरे में कैद करना चाहता था। चिड़िया को जैसे ही उसकी इस घिनौनी करतूत का अनुमान हुआ, उसे पता लगा कि ये मुझे कैद करना चाहता है, तो वह नौकर के पंजे से मुक्त होकर भागकर अपनी माँ की गोद में जा छिपी और रोने लगी, सुबकने लगी। चिड़िया को आजादी और माँ की गोद दोनों ही प्यारी लगती है, उसके लिए दोनों ही महत्वपूर्ण है। सोने की कटोरी में खीर खाने से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? अपनी माँ की गोद में रहना। अब देखते हैं 5वां प्रश्न। माँ मेरी बाट देखती होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इस बात को कहती है कि माँ मेरी बाट देखती होगी, मेरा इंतजार कर रही होगी। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी जिंदगी में माँ का क्या महत्व होता है। और देखिए भाई, माँ के बगैर तो पैदा ही नहीं होंगे। सबसे पहली बात तो प्रत्येक प्राणी के जीवन में माँ का अत्यधिक महत्व होता है। बच्चा ही क्या, व्यक्ति जब बड़ा हो जाता है और जब तक उसकी माँ जीवित रहती है, बच्चा ही नहीं बड़ा व्यक्ति भी जब वह बड़ा हो जाए, कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, अगर उसकी माँ जीवित है तब तक वह घर पहुंचते ही अपनी माँ को आवाज देता है। माँ घर में है तो वह माँ को आवाज देता है और उसकी ममता भरी आवाज सुनकर वह दिन भर की थकान भूल जाता है। कुछ पल माँ के पास बैठकर बात करता है। माँ की शीतल छाया में बैठकर वह अपने सुख दुख की जब तक बातें नहीं कर लेता तब तक उसका मन चैन नहीं पाता है, आराम नहीं मिलता है। पशु पक्षी भी माँ का साथ चाहते हैं, इसलिए जब नन्ही चिड़िया को माधवदास के घर देर होने लगी, वह लेट होने लगी वहीं पर, तो वह बार बार यही बात कहती रही कि माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, माँ मेरी बाट देखती होगी, मुझे जाने दो। माँ मुझसे बड़ा प्रेम करती है, वो इंतजार कर रही होगी, मेरी बच्ची कहाँ रह गई, कहाँ रह गई, मुझे जाने दो भाई। अब देखिए 6वां प्रश्न। इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या शीर्षक देना चाहेंगे? आप स्वयं लिखेंगे और क्यों देना चाहेंगे इसका कारण भी आप साथ में लिखेंगे। देखिए, यदि देखा जाए तो इस कहानी का शीर्षक चिड़िया की बच्ची, ये जो इस कहानी का शीर्षक दिया है, शीर्षक यानी नाम, कहानी का नाम सभी प्रकार से उचित और सार्थक है। ये बिल्कुल चिड़िया की बच्ची के बारे में बात की जा रही है, तो इसका नाम भी यही ठीक है। फिर भी अगर इस कहानी का कोई अन्य शीर्षक देना हो तो सबसे प्यारी माँ ये देना चाहेंगे, क्योंकि इस संसार में माँ से प्यारा माँ, देखिए इस संसार में माँ से प्यारा, माँ के जैसा प्यार, माँ के जैसा निस्वार्थ प्रेम, माँ के जैसा प्रेम किसी और का नहीं हो सकता। क्योंकि माँ का प्रेम बिल्कुल निस्वार्थ होता है, वह कुछ नहीं चाहती, वह चाहती है कि ये बड़े होकर कुछ बन जाए। माँ जो प्रेम करती है वह निस्वार्थ करती है, उसके बदले में कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं करती है। जो स्वयं गीले में सोकर अपने बच्चे को सूखे में सुलाती है, वह क्या स्वार्थ रखेगी, वह निस्वार्थ बच्चों का पालन पोषण करती है। फिर देखिए आगे का प्रश्न हम देखें। इस कहानी में आपने देखा कि वह चिड़िया अपने घर से दूर आकर भी अपने घोंसले तक वापस पहुंच जाती है। चिड़िया दूर आ गई थी घोंसले से, लेकिन वापस चली गई। मधुमक्खियों, चींटियों, ग्रह, नक्षत्रों और प्रकृति की अन्य विभिन्न चीजों में हमें एक अनुशासनबद्धता देखने को मिलते हुए, बिल्कुल अनुशासन है, उनमें अनुशासन से कार्य करते हैं। इस तरह के स्वाभाविक अनुशासन का रूप आपको कहां कहां देखने को मिलता है? आप स्वयं प्रकृति को निहार कर, प्रकृति को देखकर आप स्वयं लिखेंगे। एक उदाहरण मैं आप प्रस्तुत करता हूं, देखिए इस तरह की जो अनुशासनबद्धता है, जो अनुशासन रूप में रहकर काम कर रहे हैं, देखिए इस तरह की स्वाभाविक यानी जो उनके स्वभाव में ही है ये अनुशासन। इस तरह की स्वाभाविक अनुशासन का रूप हमें अनेक चीजों में अनेक जगहों पर देखने को मिलता है। उदाहरण स्वरूप, दिन भर बाहर भटकने के बाद कोई भी मनुष्य घर आकर ही आराम महसूस करता है, चाहे उसकी झोपड़ी ही क्यों ना हो। वह महलों से भी वहां जाकर रहेगा तो वहां उसे आराम नहीं मिलेगा, अपनी झोपड़ी में पहुंचते उसे अलग ही आनंद की अनुभूति होगी। सूरज, चांद और तारे अपने समय पर ही निकलते हैं और छिपते हैं। इनमें भी देखो कितनी अनुशासनबद्धता। अगर ये अनुशासनहीन हो जाए थोड़े से भी हमारी तरह, किसी भी कार्य समय हम उठने में अगर लेट हो जाए, इधर सूर्य उठने में लेट हो गया, सूर्य उदय होने में लेट हो गया, तो क्या हाल हो सकता है संसार का। यह अनुशासनबद्धता है इनमें। फल फूल समय पर ही पेड़ों और पौधों में आते हैं,
माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आया फल होय। भैया वो तो ऋतु आने पर ही होंगे फल, क्या समय आने पर ही फल उत्पन्न होगा, उससे पहले फल लगेगा ही नहीं। तो इनमें कितनी अनुशासनबद्धता है। पशु दिन भर जंगलों और मैदानों में चरते हैं और गोधूली वेला शाम के समय में वे अपने खूंटे पर लौटकर अपने बछड़ों से मिलते हैं। शाम को वो घर आ जाते हैं, ऐसा नहीं कि रात भर वहीं जंगल में भटकते रहेंगे, नहीं, वे शाम को घर आ जाते हैं। कितनी अनुशासनबद्धता है। इन सब में एक स्वाभाविक अनुशासनता की झलक दिखाई पड़ती है। इन सब में स्वाभाविक इनके स्वभाव में ही अनुशासन है, अनुशासनहीनता ये नहीं करते हैं। अब देखते हैं हम भाषा की बात, और भाषा की बात में हम देखिए पाठ में पर शब्द 3 प्रकार से प्रयोग किया गया है। ये जो पर शब्द आया है इसका प्रयोग 3 प्रकार से हुआ है। क्या, देखिए गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी, यहां देखिए पर गुलाब की डाली पर आकर बैठ गई है। कभी पर हिलाती थी यानी पंख हिला रही थी, पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। अब देखिए पर का 3 प्रकार से प्रयोग हुआ, यहाँ पर तीनों जगह। अब यह है तो एक ही शब्द पर ही है, लेकिन इनका देखिए तीनों पर के प्रयोग 3 उद्देश्यों से हुए हैं। 3 पर, 1 पर, 2 पर, 3 पर। अब ये तीनों का ही एक ही अर्थ में प्रयोग नहीं हुआ, अलग अलग अर्थ में प्रयोग हुआ है, अलग अलग उद्देश्य से इनका प्रयोग हुआ है। इन वाक्यों का आधार लेकर आप भी पर का प्रयोग करें। ऐसे 3 वाक्य बनाइए जिनमें अलग अलग उद्देश्य हो और पर का प्रयोग भी हो। देखिए इनके अलावा आप और भी बनाएंगे पर साधन के रूप में। यहाँ देखिए चिड़िया किस पर बैठी है, गुलाब पर, वो साधन है उसका। तो चिड़िया पेड़ पर बैठी है या गुलाब पर बैठी थी, हमने पेड़ का प्रयोग कर लिया। चिड़िया डाली पर बैठी है, छत पर कोई घूम रहा है, देखिए पर यानी उसके ऊपर अधिकरण कारक है ना, यहाँ पर हम कारक पहले पढ़ चुके हैं। तो छत पर कोई घूम रहा है, ये साधन है। पर यानी पंख के रूप में देखिए चिड़िया पर फैलाकर धूप सेक रही थी, यानी पंख फैलाकर धूप सेक रही थी। पर बगैर पंछी उड़ नहीं सकते, पंखों के बगैर नहीं उड़ सकते। यहाँ पर भी हमने पर का प्रयोग किया, यहाँ पर पर का प्रयोग किया, यहाँ पर सब जगह पर का प्रयोग किया, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है। पर लेकिन के रूप में यहाँ देखिए लेकिन बच्ची वहां माँ की छाती से लगकर काम कर रो रही थी, तो पर यहाँ लेकिन के रूप में आया। देखिए मैंने तो पुस्तक यहीं रखी थी पर न जाने कौन उठा कर ले गया, यहाँ लेकिन के रूप में आ गया। मैंने तो पुस्तक यहीं रखी थी लेकिन पता नहीं कौन उठा कर ले गया। इस प्रकार के पर का आप अलग अलग रूप से में प्रयोग करेंगे।